Good morning, my dear students. How are you? Hope so you all are good, all are fine. आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल हैं, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, मैंने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर विच वन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ हेरिडिट्री, ठीक है, ये सब मैंने आपको बेटा करा दिया था। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको कराया वो मैंने वेरिएशंस कराया था कि कैसे वेरिएशंस आती हैं, कैसे स्पीशीज बनती है। ठीक है, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हमारी लास्ट वीडियो में रह गई थी वो क्या थी? वेरिएशन कॉजेज द इवोल्यूशन। वेरिएशंस ऑलवेज causes the evolution. You know about evolution? That is development. ये वेरिएशन ही है जो विकास करती है। आप अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेके चलो, अगर एक चीज़ कंटिन्यू डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में रोज़ एक ही चीज़ हो रही है, एक ही चीज़ हो रही है, साल साल वो चीज़ बदली नहीं है, तो आपने क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ना। लेकिन जब चेंजेस हुए तो विकास हुआ। सपोज करो आप 4-5 साल तक एक ही क्लास में हो, आप एक ही बुक्स को पढ़ रहे हो, आप सेम बुक्स को पढ़ रहे हो 3 to 4 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स आप सेम एक ही क्लास में हो और एक ही बुक्स को पढ़ रहे हो, तो कुछ आपके माइंड में कुछ डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। जब आप क्लास चेंज करोगे, आपकी बुक्स चेंज होंगे, आपका सिलेबस चेंज होगा, तो आप कुछ डिफरेंट पढ़ोगे, कुछ डिफरेंसेस अराइज होंगे इन योर प्रीवियस क्लास एंड इन योर करंट क्लास, और वो डिफरेंसेस क्या कॉज करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड, योर अंडरस्टैंडिंग, योर डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो हमेशा जो वेरिएशंस होती है क्या करती है? वेरिएशंस ऑलवेज कॉजेज द इवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशंस ही होती हैं जो बेटा हमेशा क्या करती हैं? आपका इवोल्यूशन कॉज करती हैं। ओके, तो चलिए अब हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा बेटा? जेनेटिक्स पे रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स। ओके, तो जेनेटिक्स लेके चलते हैं हमारी। जेनेटिक्स में क्या रहेगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ biology in which we study about the genes। ठीक है, जीन्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं, उनका ट्रांसमिशन, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर, उनका ट्रांसफर, उनकी पोजीशन, इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं बेटा। उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज साइंटिस्ट सर ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल, ठीक है, कौन थे? सर साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल। बेटा भी मुझे इनकी कंट्री तो याद नहीं है, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, खैर हमारे में आता भी नहीं है। इन्होंने अपनी जो डिस्कवरी की थी वो किससे रिलेटेड की थी कि ऐसा क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, कि ऐसा क्या है जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे हो रहे हैं, कि वो उनमें, उनके पेरेंट्स में और ऑफ स्प्रिंग्स में जो समानताएं आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? क्या है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ के रखता है? ठीक है, ये सब, इन सब पे इन्होंने क्वेश्चन अराइज किए थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी जीन्स की। ठीक है, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो एक दो बातें ऐसी थी जिनको ये क्लियरली नहीं बता पाए थे, लेकिन बाद में वो चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। तो जो साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल थे, इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी, वो अपनी डिस्कवरी इन्होंने किस पे स्टार्ट की थी बेटा? पायसम सटाइवा। ठीक है, किस पे स्टार्ट की थी इन्होंने डिस्कवरी? पायसम सटाइवा। पायसम सटाइवा पता है क्या किसका साइंटिफिक नेम है? पी प्लांट।
प्लांट। जो मटर की फसल होती है ना, मटर, ये अब तो मटर बहुत आती है, जो मटर की क्रॉप होती है उस पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी और उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? पायसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम क्या है? पायसम सटाइवम। इनके घर के बाहर ही इनका खुद का एक क्या था, एक तरीके से फुलवारी होती है ना, ठीक है, इनका खुद का ही एक क्या कहते हैं उसको, खुद का ही ग्राउंड था इनके घर के बाहर, इनका बगीचा था, ठीक है। उस बगीचे में ये काफ़ी सारी फसलें उगाते थे, काफ़ी सारी, इनको बहुत गार्डनिंग बहुत पसंद थी, तो वहीं पे ही इनके प्लांट्स, इनकी एक फसल थी, किसकी? एक क्रॉप थी पायसम सटाइवम, दैट इज पी प्लांट। तो उन्होंने देखा है कि जो नई मटर उग रही है, नई मटर की क्रॉप हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो पहली क्रॉप है उससे रिजेंबल है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि जो इन दोनों में रिजेंबलेंस आ रही है, तो इसकी बेस में उन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ही चूज ओनली द पी प्लांट, ओनली द पी प्लांट। पी प्लांट में ऐसा क्या था कि इनके पास इतनी सारी फसलें थी, लेकिन इन्होंने फिर भी पायसम सटाइवम को ही चूज किया। इन्होंने पायसम सटाइवम पे ही अपनी स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, खुद से ही पढ़ लेते हैं, आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं रही, तो आप लोगों को इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। वाई ही चूज ओनली द पी प्लांट टू देयर ऑब्जर्वेशंस फॉर देयर डिस्कवरीज फॉर देयर स्टडी। वाई? आई डोंट नो यू नो अबाउट इट और नॉट, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो मेन रीजन था, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द शॉर्टर लाइफ साइकिल। द शॉर्टर लाइफ साइकिल। शॉर्टर लाइफ साइकिल मतलब जो आज बना है, कोई भी पीढ़ी बहुत जल्दी तैयार जाती है। अगर मैं ह्यूमंस में बात करती हूँ, कब शुरू होते हैं? आप लोगों को इतने बड़े होने में कितने साल लगे? आप में से कोई 12 ईयर्स का होगा, कोई 13 ईयर्स का होगा, और देखो इतना होने में आपको 12 से 13 साल लग गए, और अभी भी आपकी बॉडी में फुल ग्रोथ, फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम आपकी बॉडी में टिल द डेथ कंटिन्यू चेंजेस होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो एक ही साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट आपको स्टडी कर रहा है, वो तो कभी ना कभी मर जाएगा ना। तो ह्यूमंस में तो स्टडी करना वेस्ट है, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। सपोज करो एक साइंटिस्ट, सपोज करो मैं हूँ, मैं एक बच्चे पे स्टडी कर रही हूँ, एक बच्चा है जो कल हुआ है, ठीक है, मैं उस पर स्टडी कर रही हूँ। अब वो बच्चा मुझसे काफ़ी ईयर्स छोटा हो गया ना, ठीक है, तो मैं स्टडी कर रही हूँ, बीच में मे बी मेरी ही डेथ हो जाए, तो उस आगे फर्दर स्टडीज को कौन लेके जाएगा? उसकी कोई भी लेके नहीं जाएगा, वो जो डिस्कवरी है वो वहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो डिस्कवरी स्टडीज़ उन ऑर्गेनिज्म पे करनी चाहिए जिनकी लाइफ साइकिल, जिनका टाइम ड्यूरेशन हमसे कम हो, ठीक है, और बहुत जल्दी हो, ताकि हम काफ़ी सारी उसकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको स्टडी कर सकें। तो अगर मैं बात करती हूँ तो शॉर्टर लाइफ साइकिल, ठीक है। सेकंड इसका क्या रहेगा? रिप्रोड्यूस so fast, reproduction is quick, is quick। कितनी फसलें जाती हैं? 6 क्रॉप इन अ ईयर, 6 क्रॉप इन अ ईयर। हर 2 महीने में फसल तैयार है, हर 2 महीने में फसल तैयार है। सपोज करो ये मेरे पास आज मटर की कुछ फसल है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हुआ, एक फसल तैयार हो गई दूसरे महीने, फिर 2 महीने में, 2 महीने तैयार होने का मतलब क्या है? पूरी मैच्योर हो गई है, ठीक है, और इसमें स्टडी करने लायक कुछ नहीं बचा है। इन 2 महीनों में इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सब आ गए हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 महीनों में इसने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी थर्ड जनरेशन बन गई। तो ऐसे हमने एक साल में 6 पीढ़ियाँ स्टडी कर ली। और क्या चाहिए? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो एक साल में इसकी 6 पीढ़ियाँ आ जाए? इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक साल में ही इसकी 6 पीढ़ियाँ बना देता है, इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ईजी था। और बच्चों में हम ऐसे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे जो जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई पीढ़ियों को पढ़ेंगे तभी जीन्स को स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज हम एक पीढ़ी में जीन्स को स्टडी नहीं कर सकते। मे बी हमें ये देखना होता है कि वो आगे कितनी पीढ़ी तक जा रहा है, कब तक ट्रांसमिट होगा, कब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी खास बात थी। थर्ड, easily observable characters, easily
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसके जो कैरेक्टर्स थे उनको स्टडी करना बहुत इजी था, बहुत इजी। जैसे कि हमारा कैरेक्टर्स क्या है, हमारी आइज का कलर, हमारी बॉडी का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी लेंथ, हमारी बॉडी शेप, नोज शेप, नेल्स लेंथ, हमारा बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स, हमारा नेचर, ये सब हमारे कैरेक्टर्स में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे हो गए एक्सटर्नल, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। लेकिन कुछ कैसे होते हैं इंटरनल, जिनको हम सिर्फ एक लेबोरेटरी लेवल पे ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल जो हम देख सकते हैं वो होते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कुछ होते हैं हमारे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, जिनको आफ्टर डायसेक्शन ही हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर किसी ह्यूमन को स्टडी कर रहा है, उसको उन्होंने काट पीट दिया तो वही खत्म है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में उनको उन कैरेक्टर्स को स्टडी करना भी बहुत ईजी था बेटा। तो इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो मेन रीजन था 7 आप कंफ्यूज आओगे, उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होते हैं, डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। ये हमें डिटेल्स में लेके चलना है। देखो बेटा इसमें एक चीज हर चीज का कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है यहाँ पे उल्टा, एक तरह से जैसे बड़ा छोटा, मोटा पतला, ठीक है, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, इस तरह से ना हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब हो गया अपोजिट, कि अगर कोई बड़ा है ना तो उसको छोटा भी मिल रहा है, कोई मोटा है ना कोई जीन तो उसका ऑल्टरनेट पतला भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये रहेगा, क्लियर है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसको साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल ने जिनके बेस पे स्टडी की थी, इनके बेस पे नहीं, इनकी वजह से ये वो बातें हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फीचर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल ने पायथन ट्राइबम पे अपनी डिस्कवरी की थी। अगर इसमें ये सब कैरेक्टर ना होते तो शायद पायथन ट्राइबम पे स्टडी हुई भी ना होती, वो इंस्टेड ऑफ पायथन ट्राइबम किसी और ऑर्गेनिज्म पे हुई होती, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है क्या क्या, इस पर साइंटिस्ट ने हमारी डिस्कवरी स्टार्ट की थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर। तो बेटा एक चीज और, मैं यहाँ पे कैरेक्टर सीख रही हूँ, आपको बुक में ना ये वर्ड रिलेटेड ट्रेड्स दिया हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को क्या कहते थे, ट्रेड्स, कि क्या बोलते थे, ट्रेड्स, क्लियर है। तो चलिए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चलते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लांट, ये भी टेबल बना देती हूँ उसके लिए, वेट अ मिनट। चलिए क्या रहेंगे हमारे इसके, यस, कैरेक्टर्स जिनको स्टडी करना है, ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये चीज रहने दीजिए, ये भी मैंने आपको नहीं बताया कि क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। मैंने आपको 7 कैरेक्टर बताया, तो चलिए 7 के 7 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर रहता है वो क्या रहता है, हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट की हाइट क्या है, किसी की हाइट कैसे हो सकती है, तो छोटी या बड़ी, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, सॉरी सीड शेप,
मटर का दाना होता है ना, उसकी शेप कैसी है, सीड की शेप कैसी है, इट में बी राउंड और इट में बी रिंकल्ड। इसके मतलब क्या देखिए, टॉल तो क्या है, ये बहुत बड़ी फसल है लाइन में, और जवाब छोटी। अब राउंड और रिंकल्ड लिख लो। राउंड का मतलब क्या है, देखो इस तरह से मटर का दाना, और रिंकल्ड सूखी मटर होती है, ठीक है। आफ्टर दैट सीड कलर, जो मटर के दाने हैं उनका कलर कैसा है, वो कैसे रहता है, येलो और ग्रीन, ठीक है। इसके बाद पोड शेप, पोड पता है किसको कहते हैं, जो मटर के ऊपर छिलक होता है ना, उसका पिल होता है, जिसको मटर की फली भी कहते हैं, जो शेप में होती है बेटा, जिसके अंदर जिसको छीलते हैं जिसमें मटर निकलती है, इसको छीलते हैं ना, जो होती है पोड शेप। कि पोड की शेप कैसी है, पोड की शेप इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रिक्टेड है। देखो जैसे ये है, ये तो मेरी इन्फ्लेटेड शेप, ठीक है, दिस वन इज इन्फ्लेटेड एंड दिस वन इज कंस्ट्रिक्टेड, ओके। ये कंस्ट्रिक्टेड शेप है और ये इन्फ्लेटेड शेप है। इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोड शेप हो गया, फिर आपका आएगा पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन दो जो फूल आते हैं वो दो जगह आ सकते हैं, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब पता है, जैसे ये मेरी कोई ब्रांच है, ठीक है। एक्सियल का मतलब तो क्या है कि फूल यहाँ आ रहे हैं, बस जो फूल है वो यहाँ आ रहे हैं, और टर्मिनल का मतलब क्या है, पूरी ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल बस यहाँ आएंगे, हमेशा ऊपर फूल आएंगे, कहीं और फूल नहीं आएंगे, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, वो भी एक्सियल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं फ्लावर का कलर। फ्लावर किस रंग के हैं, फ्लावर कलर, इसमें वाइट और वॉयलेट, ठीक है। टू पॉसिबिलिटीज हैं, वाइट और वॉयलेट। पर्पल भी कह सकते हैं, हम उससे पर्पल लेके रखते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 3 फिश शेप्स एंड द लास्ट वुड बी पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कलर, पोड कलर, ठीक है। पोड कलर ग्रीन और येलो। तो ये वो कैरेक्टर्स थे जिनको लेके साइंटिस्ट विगर मेंडल ने स्टडी की थी, ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा। अभी हमने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, द मेन पॉइंट एंड द मेन क्वेश्चन इज द रिप्रेजेंटेशन। ये जो है इसको हमेशा रिप्रेजेंट करती है टी से, हमेशा। हमेशा का मतलब हमेशा, अगर ऐसा नहीं किया तो गलत है, 0 मार्क्स है। अभी हम कह रहे हैं कि टी से स्टार्ट वाले से टी तो ये डी नहीं, इसको हम करेंगे हमेशा स्मॉल टी। इसका मतलब ये होता है कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको हम हमेशा आर से करेंगे, इसको हम हमेशा स्मॉल आर से करेंगे, इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई से करेंगे, इसको कैपिटल आई एंड दिस वन इज स्मॉल आई, ए डब्ल्यू and then G. अब ये मत बोलना, जो मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आपने पहले लिखा तो इसलिए आपने इसको टीटी से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको यहाँ लिख दें, उसको यहाँ लिख दें, कि अगर टॉल को यहाँ पे लिख दें, मतलब इन वाले कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिख दें और इन वालों को यहाँ पे लिख दें, तो बेटा सेम रहेगा। ये जो टॉल है ना, ये फिर भी कैपिटल से ही रिप्रेजेंट होगा, और ये जो राउंड है ये भी कैपिटल से प्रेजेंट होगा, और जो रिंकल है वो स्मॉल से ही प्रेजेंट रहेगा। मैं इसका रीजन अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। आप चाहे यहाँ लिख लो, चाहे तो यहाँ लिख लो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एज टू सेम एज रहेगी, सेम एज इट इज रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। अगर आप खुद से चेंजेस करते हो तो आपको एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे। बट हाँ, इन केस अगर वो एग्जाम में दे के रखता है
ये ध्यान सुनो, एग्जाम में देख रखता है कि जो टॉल है वो आपका क्या है, जो टॉल है वो तो है स्मॉल टी, और जो ड्वार्फ है वो है कैपिटल टी। तो तब आप ये रखोगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। अगर क्वेश्चन में उसने ऐसा कहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन खुद से कभी भी नहीं करोगे ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो यू गॉट 0 मार्क्स इन योर एग्जाम्स ऑलवेज, ठीक है। और अगर आपने उसको कहने के बाद भी इनको वैसे रखा जैसे कि मैंने बताया तो भी गलत है। आपको देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में वो क्या मांग रहा है, क्या पूछा गया है, किसके बेसिस पे पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो किसने दिए थे, साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल ने दिए थे। हु गेव दिस, साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल। ऑन विच प्लांट, ऑन पायसम सटाइवम। ग्रीगर मेंडल ऑन पायसम सटाइवम। ये पायसम सटाइवम के कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। आगे हम जितने भी क्रॉसेस करेंगे वो इन्हें ध्यान में रख के ही करेंगे। जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें देखेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रेट्स आ रहे हैं या